हाँ जी गाइस, चैप्टर 1 देख रहे थे। अब यहाँ से ना बेटा काम ऐसा शुरू होगा चैप्टर 1 में बाकी कि जो इंतहाई सिंपल है, सिंपल सी थीरीज हैं, उसमें कुछ भी नहीं, बस सिंपल पॉइंट्स सारे रिपीट होते जाएंगे कि मैनेजमेंट को ये करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ऐसी मैनेजमेंट होनी चाहिए। मतलब उनको देखे अगर हम तो उनमें कोई एक्सप्लेन करने का भी कुछ खास नहीं है। हाँ जी, इसके अब आगे जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी देखेंगे, फिर न्यू क्लासिकल थ्योरीज देखेंगे हम, या न्यू ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज देखेंगे हम। वहां पे अब होना क्या है टोटली, इनके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। चलिए ह्यूमन रिलेशंस थ्योरीज में तो आ जाते हैं आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस। अभी जो थ्योरीज पढ़ने जा रहे हैं इसमें मोस्टली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं, एनालिसिस बेस्ड नहीं आते। अब बेटा हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। अब उसके बाद हम आते हैं हेनरी फेयोल के आइडियाज के मुताबिक। हेनरी फेयोल के आइडियाज को हम पहले तो एक बार इस चैप्टर में देख चुके हैं। अब बचपन में आप लोग पाकिस्तान स्टडीज में कायदे आजम की 14 नुकात याद करते रहे। अब हेनरी फेयोल्स 14 प्रिंसिपल्स आ रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड है ये मैनेजमेंट का। इस पीरियड का भी फोकस प्रोडक्शन की एनहेंसमेंट पे है। प्रोडक्शन एनहेंस कीजिए, प्रोडक्शन एनहेंस कीजिए। अब अगर प्रोडक्शन हमें मैक्सिमाइज करनी है तो उसके लिए हमें कैसी मैनेजमेंट चाहिए, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम करना पड़ेगा। उसमें हेनरी फेयोल ने 14 पॉइंट्स की अपनी एक समरी सी सीरीज पेश की है, जिसको हम लोग बेटा डिस्कस करते हैं। थोड़ा बहुत क्रैम करना पड़ेगा आपको, इसको क्रैमिंग की जरूरत यहाँ पर पड़ जाएगी। हेनरी फेयोल की अभी तक हमने आइडियाज देखे थे, जिसके मुताबिक उसने कहा था कि मैनेजमेंट का काम प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, कमांड करना है, कोऑर्डिनेट करना है और कंट्रोल करना है। ये हमने पढ़ा था चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में कि मैनेजमेंट को क्या करना होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती हैं। अब बेटा इसकी 14 प्रिंसिपल्स कहता है कि अगर आपने प्रोडक्शन एनहांस करनी है तो डिवीजन ऑफ वर्क। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन ऑफ वर्क होनी चाहिए। एम्प्लॉय डिवीजन ऑफ वर्क कैसे होगी? अगर डिपार्टमेंट्स बनाएंगे, डिपार्टमेंट्स क्या बनाएंगे तो क्या होगा? स्पेशलाइजेशन होगी। बजाय इसके कि मैं एक ऐसा बंदा एक काम पे लगा दूं जो उसे आता ही नहीं है, स्पेशलाइज्ड पर्सन एक काम पे लगाऊंगा, एक खास उस काम के लिए खास डिपार्टमेंट बना दूंगा तो और प्रोडक्टिविटी हो जाएगी। कहता है अगर आपने प्रोडक्शन बढ़ानी है और ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से चलानी है तो अथॉरिटी इज अ मस्ट। अथॉरिटी क्या है, किसके पास होनी चाहिए? मैनेजर्स के पास। मैनेजर्स मस्ट हैव अथॉरिटी। ऑर्गेनाइजेशन को आपने सही तरीके से चलाना है, फिर कायदे आजम वाली बात आती है हमारे पास, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मस्ट बी मेंटेन्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन होगा ऑर्गेनाइजेशन में तो लोग वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे, और वेल ऑर्गेनाइज्ड होंगे तो काम एफिशिएंटली होगा, काम एफिशिएंटली हुआ प्रोडक्शन बढ़ेगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छे वे में चलेगी। यूनिटी ऑफ कमांड।
क्लैरिटी होनी चाहिए कमांड में, क्लैरिटी, मैंने किस से ऑर्डर्स लेने हैं। क्लैरिटी कैसे होगी कि ओनली हर पर्सन के लिए उसने किस से ऑर्डर्स लेने हैं, इसके लिए वर्ड क्या हम यूज करें कि हर पर्सन की डायरेक्ट रिपोर्टिंग में एक ही पर्सन हो। एम्प्लॉयज शुड हैव वन डायरेक्ट बॉस। मतलब अगर मैं काम करूं किसी ऑर्गेनाइजेशन में, उधर एक मैनेजर बिलाल भी है, एक इब्राहिम भी है। अब मुझे बिलाल भी कोई ऑर्डर दे रहा है, इब्राहिम भी कोई ऑर्डर दे रहा है एक ही काम करने के लिए, तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा व्हाट टू फॉलो, हुज वे टू फॉलो, हु टू रिपोर्ट। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपकी कमांड्स में आप जो ऑर्डर्स देते हैं, इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उनमें क्लैरिटी है। उसके लिए क्या है, हर किसी का एक ही इमीडिएट बॉस होना चाहिए, एक से ज्यादा ना हो, वरना दो मुल्लाओं में मुर्गी हराम वाली बात चलती रहेगी। फिर उसके बाद बेटा कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक स्केलर चेन। इसके बारे में हमने चैप्टर 3 में भी थोड़ी सी बात की थी, इससे रिलेटेड किसी को याद हो तो। स्केलर चेन का क्या मतलब है? इसके लिए यहाँ पे हमने वर्ड और यूज किया था। हमने कहा था हायरार्की, चेन ऑफ कमांड, ये दो वर्ड्स यूज किए थे। हर ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की वेल डिफाइंड हो, मुझे अपनी रिपोर्टिंग लाइन का पता है, मुझे अपनी अथॉरिटी का पता है, मुझे ये पता है कि हाँ जी कोऑर्डिनेटर्स का रोल मुझसे ऊपर, अथॉरिटी मुझसे ज्यादा है या कम है, टीचर असिस्टेंट की अथॉरिटी मुझसे कम है या ज्यादा है। हायरार्की, जब हायरार्की वेल डिफाइंड होगी तो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर अच्छा चलेगा, रिपोर्टिंग सही तरीके से होगी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हायरार्की का आपने जो चैप्टर 3 में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ा है, उसके जितने मकासद थे वो सारे के सारे पूरे होंगे अगर स्केलर चेन हायरार्की वेल डिफाइंड होगी। फिर उसके बाद एक्विटी, मैनेजर्स शुड बी फेयर। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर अच्छे वे में काम करना है तो मैनेजर्स को फेयर ट्रीटमेंट देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयज को। अच्छा, इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? अगर मैं कहूँ इक्विटी ऑफ इक्विटेबल बिहेवियर या इक्वल बिहेवियर, तो दोनों में डिफरेंस क्या होगा? सर इक्वालिटी बराबरी को कहते हैं और इक्विटी अकाउंटिंग की टर्म है, एसेट्स के लिए यूज होती है। नहीं, उसके अलावा भी एक जनरल मीनिंग भी है इक्विटी का। सर इक्वालिटी सबको बराबर डील करना और इक्विटी सबको उनके रैंक के मुताबिक डील करना। सबको बिल्कुल जितना जो डिजर्व करता है उस हिसाब से क्रेडिट देना, उस हिसाब से डील करना। और ये मैं वर्ड अक्सर यूज किया करता था जब भी आप लोगों से बात हुआ करती थी बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास में, जब भी फेमिनिज्म पे बात हुआ करती थी। फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट इक्वल राइट्स, इट इज अबाउट इक्विटेबल राइट्स, जितने राइट्स डिजर्व करते हैं। और लेकिन ये मैंने कहा था कि एक लॉस्ट डिस्कोर्स है जिसको समझता कोई नहीं है। अच्छा, अब बेटा इक्विटेबल बिहेवियर, इक्विटेबल बिहेवियर का क्या मतलब है बेटा कि हर वक्त एक ही किस्म का बिहेवियर नहीं रखा जा सकता। एक एम्प्लॉय ने काम नहीं किया, मैनेजर का काम है उसे शो कॉज देना कि तुमने ये काम नहीं किया, चलो जी रीजन अपना जो है तो कॉज लिख कर सबमिट कराओ। लेकिन इक्विटेबल बिहेवियर क्या होगा कि सिचुएशन को माइंड में रखना,
आपके एम्प्लॉय की डिवोर्स हुई है उस दिन, या उसकी फैमिली में कुछ डेथ वगैरह हुई है, या वो इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहा है, तो वहां पे उसे शो कॉज देना विल नॉट बी एन इक्विटेबल बिहेवियर। तो आपको सिचुएशन के हिसाब से फेयर डील करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज के साथ एज अ मैनेजर। तो ये होगी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजर के तौर पे इक्विटी। इसके बाद बेटा टीम वर्क होना चाहिए। उसके लिए एक लैटिन टर्म है एस्ट्रेटिकॉक्स, टीम वर्क, सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एनर्जी, सिंक जिसे हम कहते हैं, सिनर्जी जिसे हम कहते हैं, जब वो होगी, लोगों की एफर्ट्स आपस में सिंक्रोनाइज होंगी, तो कम वक्त में ज्यादा काम एफिशिएंट वे में और अच्छे वे में हो सकेगा। और यही तो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड का सारा क्रक्स था कि आपने क्या करना है, प्रोडक्शन एनहांस करनी है। जस्ट अ सेकंड। टीम वर्क, सिंक्रोनाइज्ड एनर्जी, सिनर्जी। ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाई जाती है? चैप्टर 3 में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने कहा था कि जिससे सिनर्जीज क्रिएट होती हैं। सिनर्जीज क्या है? सिंक्रोनाइज्ड एनर्जीज। सिंक्रोनाइज्ड एनर्जीज क्या है? कि लोग आपस में टीम वर्क के साथ काम कर रहे हैं, एक टीम एफर्ट चल रही है। जब टीम एफर्ट होती है, एक से भले दो वाली बात है, तो आपकी प्रोडक्शन वगैरह एनहांस होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। फिर बेटा ये आगे भी हम पढ़ेंगे, जब इससे आगे हमने मैनेजमेंट के रिसर्च जो हमारे हैं कंटेम्प्रेरी आइडियाज, उनके बारे में बात करनी है। होता क्या है कि मैनेजमेंट अगर एम्प्लॉयज को एप्रिशिएट करे, एप्रिशिएट इन सच अ वे कि एम्प्लॉयज को थोड़ा सा फ्रीडम दे, फ्रीडम टू एक्ट ऑन देयर ओन बिहाफ, कि वो इनिशिएटिव लें, वो डिसीजंस लें। थोड़ी सी ऑटोनॉमी अगर आप अपने एम्प्लॉय को देंगे तो उसका आपको फायदा होगा, आपके एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस पे वो फायदा नजर आएगा। अगर आप एम्प्लॉय पे हर एक चीज डायरेक्ट किए जा रहे हैं, तो आपके एम्प्लॉय की अपनी जो क्रिएटिव स्किल्स हैं, जिनको आप अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते थे, वो बिल्कुल भी आप लोग यूज नहीं कर रहे। तो आपका जो काम था, मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, वो तो हो ही नहीं रही। तो अभी हमने क्या करना है? हमने इनिशिएटिव का पॉइंट उसने कहा, कहता है कि वो एम्प्लॉयज जिनको आप ऑटोनॉमी देते हैं, इनिशिएटिव लेने की इजाजत देते हैं, वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एम्प्लॉयज विद फ्रीडम टू परफॉर्म, freedom to take initiative, perform better. कौन से एम्प्लॉयज जिनको आप थोड़ी सी ऑटोनॉमी देंगे, थोड़ा सा इनिशिएटिव लेने की आप उनको अथॉरिटी देंगे, वो अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद बेटा हर ऑर्गेनाइजेशन में सेंट्रलाइजेशन, जो चैप्टर 3 में आपने पढ़ी, सेंट्रलाइजेशन, किसी बच्चे को याद हो सेंट्रलाइजेशन क्या था? किसी को याद हो सेंट्रलाइजेशन क्या था?
आप लोगों ने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा था, वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन की बात भी आई थी, वहाँ पे किस चीज़ की और चेन ऑफ कमांड की बात आई थी। स्पैन ऑफ कंट्रोल की बात आई थी। सर डिसीजन मेकिंग के बारे में था कि किस हद तक इन्वॉल्व करना। बिल्कुल, हमने कहा था ऑर्गेनाइजेशंस में या तो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग होती है या डिसेंट्रलाइज्ड होती है। सेंट्रलाइज्ड में हमने क्या कहा था कि हमारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जिनमें डिसीजन मेकिंग पावर सारी एट द सेंटर हो, ऑटोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो वहां पे हमने कहा था कि सेंट्रलाइजेशन होती है। हमने कहा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिसीजन मेकिंग में एम्प्लॉयज शामिल हो, उनकी राय ली जाए, वहां डिसेंट्रलाइजेशन होती है। तो यहाँ पे डिग्री टू विच या काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ऐसे लिखते हैं। नेचर ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस लिखने को ज्यादा बेहतर होगा। हम पढ़ रहे हैं हेनरी फेयोल के 14 नुकात। कितने हो गए? 9। अभी तक हमने कहा हेनरी फेयोल के मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड में अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से चलानी है और प्रोडक्शन एनहांस करनी है, जो कि इस पीरियड का खासा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स बना दें। उसने डिपार्टमेंट्स का वर्ड यूज नहीं किया, उसने कहा स्पेशलाइजेशन क्रिएट करें। स्पेशलाइजेशन मतलब स्पेशलाइज्ड पर्सन एक काम को परफॉर्म कर रहे हो, एक्सपर्ट्स लोग हों और वही काम हो जो करना जानते हैं, जिस पे उन्हें आप लगाएं तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि उसको मैनेज करने वाले मैनेजर के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, कोई ना कोई। फिर कहा कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगी। फिर कहा कि कंफ्यूजन क्रिएट होती है अगर एक पर्सन की रिपोर्टिंग लाइन में 2-3 इमीडिएट बॉस आप रख लेते हैं। अगर आपने एक्चुअली में मैनेज करना है, क्लैरिटी ऑफ कमांड्स देनी है, तो हर पर्सन का एक ही इमीडिएट बॉस होना चाहिए। फिर उसने कहा कि अगर हायरार्की डिफाइंड होगी तो कंफ्यूजन नहीं होगी, प्रोडक्शन अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, ऑर्गेनाइजेशन अच्छी रहनी चलेगी। फिर उसने कहा कि अब मैनेजर्स को अपना फेयर बिहेवियर रखना है, इक्विटेबल बिहेवियर रखना है, एक्विटी होनी चाहिए इसमें। एक्विटी कैसे होगी? हमने कहा था कि बाज़ औक़ात सेम डिसीजंस मैनेजर के एक सिनेरियो में तो ठीक होते हैं, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से अगर देखें तो दूसरे सिनेरियो में उन चीज़ों का, उस बिहेवियर की कोई तुक नहीं बन रही होती, कोई और बिहेवियर रखना पड़ता है, तो सिचुएशन के हिसाब से फेयर बिहेव किया जाए। फिर हमने कहा कि लैटिन टर्म है जिसका मतलब है टीम वर्क। अगर ऑर्गेनाइजेशन में टीम वर्क होगा तो सिंक्रोनाइज्ड एनर्जीज होंगी तो प्रोडक्शन एनहांस होगी। फिर उसने कहा कि जिन एम्प्लॉयज के पास थोड़ी सी डिसीजन मेकिंग पावर या थोड़ी सी ऑटोनॉमी, थोड़ा सा फ्रीडम टू वर्क होता है, इनिशिएटिव्स ले सकते हैं जो, तो वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं। और फिर उसने कहा कि हर ऑर्गेनाइजेशन में डिफाइन होना चाहिए कि हाँ डिसेंट्रलाइजेशन है या डिसेंट्रलाइजेशन है। आगे बढ़े, ये कोई सवाल है? आगे चलें सर, आगे। जी बिलाल। कह रहा हूँ कंटिन्यू करें आगे। नहीं समझ रहे? सर कंटिन्यू करें, हो गया। अच्छा अच्छा, इसको ना मिटाइए क्योंकि इनको आपने अगर ये आते हैं तो थ्योरेटिकल आएंगे, रटना होगा, तो इसके लिए भी मैं आपका केमिस्ट्री वाला टीचर बन जाता हूँ और एक निमोनिक बना देता हूँ। ये 14 पॉइंट्स याद करने के लिए आपने ये याद रखना है, डैडू सी आई क्रॉस यू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। D A D U S E I C, अब अगला R से होगा।
रिम्यूनरेशन, रिम्यूनरेशन क्या होती है भाई? सैलरी। सैलरी। रिम्यूनरेशन आपकी फेयर होनी चाहिए, फेयर होनी चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन ना हो। रिम्यूनरेशन फेयर रखने का अभी तक तो हम जितना पढ़ रहे हैं, जो हम साइंटिफिक पीरियड भी देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव पीरियड भी देखा, हमारा फोकस तो सारा का सारा चल रहा है प्रोडक्शन पे। अभी तक तो हमने एम्प्लॉय की खैर खाली की कोई खास बात की नहीं कि एम्प्लॉय को फायदा दें या एम्प्लॉय की रिम्यूनरेशन, एम्प्लॉय पे फोकस तो आया ही नहीं। तो ऐसी थ्योरी जो प्रोडक्शन एनहांस कर रही है उसका रिम्यूनरेशन मेंशन करने का क्या मकसद है? बेटा हम मोटिवेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे कि एम्प्लॉयज के मोटिवेटिंग फैक्टर्स में रिवॉर्ड्स काफी मैटर करते हैं। रिवॉर्ड्स फिर हम वहां पे पढ़ेंगे कि एक्सट्रिंसिक भी होते हैं, इंट्रिंसिक भी होते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स जो एक्सटर्नली उसे सेटिस्फैक्शन देते हैं, जैसे कि सैलरी, बोनस, इंक्रीमेंट, गाड़ी दे दी, घर दे दिया। इंट्रिंसिक रिवॉर्ड्स उसकी जॉब सेटिस्फैक्शन के ऐसे जो कि इंटरनल फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट। तो अब रिम्यूनरेशन को मेंशन करने का मकसद ही ऐसा है बेटा, यही है बेटा कि अगर फेयर वेजेस होंगी तो एम्प्लॉयज मोटिवेटेड होंगे, मोटिवेटेड वर्कर्स, वर्कर्स मोटिवेटेड होंगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी होगी उनके काम में, वरना तो मरिए लोग, इंसान का दिल ही नहीं करता काम करने का। एफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? प्रोडक्शन एनहांसमेंट। ये फिर इसके बाद बेटा ऑर्डर, या ऑर्डर तरतीब वाला ऑर्डर। एवरीथिंग मस्ट बी इन ऑर्डर, मस्ट बी इन ऑर्डर। चाहे वो क्लेanलीनेस की बात हो रही है, चाहे वो सेफ्टी की बात हो रही है, चाहे वो प्लेसमेंट ऑफ एसेट्स की बात हो रही है, प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल की बात हो रही है, हर एक चीज ऑर्डर में हो। क्लेanलीनेस और सेफ्टी जब होगी तो इंटरनली आपका एम्प्लॉय जो है तो अपने आप को सेफ, प्रोटेक्टेड फील करेगा। प्रोटेक्टेड फील करेगा तो वही बात है, मोटिवेट होगा, मोटिवेट होगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी यानी कि प्रोडक्शन बढ़ेगी। प्लेसमेंट ऑफ मटेरियल्स, मैंने प्रोडक्शन प्लांट यहां पे लगाया हुआ है और रॉ मटेरियल मैंने स्टोर किया हुआ टेक्सला में, तो मेरी प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ जाएगी और प्रोडक्शन होगी भी स्लो। मुझे क्या करना है कि मुझे हर एक चीज ऑफिस की, ऑर्गेनाइजेशन की एक प्रॉपर ऑर्डर में रखनी है। फिर नेक्स्ट पॉइंट मैनेजमेंट के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल या पर्सनल इंटरेस्ट टू जनरल या ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। बेटा एक तो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स,
जिनकी अचीवमेंट के लिए सारे एम्प्लॉयज ने मिलकर काम करना है। जैसे कि बिजनेस है तो हमने कहा तो प्रॉफिट अर्न करना, कोई वेलफेयर है, एनजीओ है तो वेलफेयर करना, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में पुलिस है तो आवाम को प्रोटेक्शन देना। पर्सनल इंटरेस्ट वो जो उस ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का इंटरेस्ट है। कहीं पे मैं एम्प्लॉय हूँ तो मेरा इंटरेस्ट क्या है, सैलरी, मेरा इंटरेस्ट क्या है, एक्नॉलेजमेंट, मेरा इंटरेस्ट क्या है, जॉब सिक्योरिटी, मेरा इंटरेस्ट क्या है कि मैं अच्छा खासा मॉनेटरी एडवांटेज मुझे मिले। अब बेटा करना क्या है कि अगर हम अपने पर्सनल इंटरेस्ट पे फोकस करते रहेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट को अगर हम इग्नोर करते रहेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन को कोई भला नहीं होना हमसे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव नहीं होगा। एक एम्प्लॉय अपना पर्सनल इंटरेस्ट बाकी सब पे थोपने लग जाए तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल डिस्टर्ब हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो कि अभी कोविड की वजह से सारे तालीमी इदारे बंद हैं, पोस्ट कॉलेज बंद है, बिलो मिडिल बंद है। मैं क्या कहूँ, मैं कहूँ कि जी मेरा पर्सन मैं जी नहीं पढ़ा सकता ऑनलाइन में, मैंने अपना रिजल्ट बनाना है, मुझे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, तो उसके लिए मैं सारी क्लास को बुलाता हूँ कि आप इधर आ। अब ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है। अब अगर मैं इस पे अमल कर रहा हूं, ये एट स्टेक आ गया, एक कॉल जाने की देर है 1 फाइल पे, उन्होंने आके स्कैन सील कर दिया। तो ऑर्गेनाइजेशन में आपको फोकस करना है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट पे, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स पे। कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन से बड़ा नहीं होता। हाँ, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती हैं जिनमें मैनेजमेंट हमें पर्सन सेंटर्ड रखनी पड़ती है। वो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनमें वो ऑर्गेनाइजेशन चल ही उस पर्सन के इर्द गिर्द रही होती है। उसकी मिसाल मैं अक्सर ऐसे देता हूँ कि जैसे किसी फुटबॉल क्लब में अगर क्रिस्टियानो रोनाल्डो खेल रहा है, या किसी फुटबॉल क्लब में अगर कौन मेसी खेल रहा है, तो उनकी मैनेजमेंट सारी रोनाल्डो और मेसी के इर्द गिर्द ही घूमनी है, उन्हीं को फैसिलिटेट करने में घूमनी है। क्यों? क्योंकि वो पर्सन सेंटर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। वरना ऑर्गेनाइजेशन में अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, वो एक्सेप्शनल केस है, तो किसी भी पर्सन का इंडिविजुअल इंटरेस्ट, इंडिविजुअल गोल, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन के कलेक्टिव गोल या कलेक्टिव ऑब्जेक्टिव से बढ़कर नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो उसकी वजह से पूरी ऑर्गेनाइजेशन डिस्टर्ब होगी। फिर स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। एज अ मैनेजर मैं सारा कुछ सही कर रहा हूं, लेकिन हो क्या रहा है, मैं एम्प्लॉयज रखता हूँ, 2 महीने बाद वो एम्प्लॉय चले जाते हैं, फिर नए आते हैं, उन्हें ट्रेन करता हूँ, 4 महीने रहते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर 6 महीने फिर रखता हूँ, वो 6 महीने रहते हैं, 8 महीने रहते हैं, फिर चले जाते हैं। एम्प्लॉयज का टेन्योर जितना वो टाइम हमारे पास गुजार रहे हैं वो स्टेबल नहीं है। So as a manager, I have to ensure that employees stay. ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करूं, ऐसे मोटिवेशन फैक्टर्स आइडेंटिफाई करूं। ये फेयर ने तो ये चीज डिफाइन नहीं की कि कैसे स्टे करना है, ये तो हमने आगे मैनेजमेंट की टेक्निक्स में देखना है कि कैसे करते हैं। वैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
कि एम्प्लॉयज कैसे स्टे करते हैं अगर वो जॉब से सेटिस्फाइड हो। जॉब से सेटिस्फाइड कैसे होंगे अगर उनकी जॉब से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस, नीड्स पूरी हो रही होंगी। एज अ मैनेजर मुझे क्या पता उनकी नीड्स पूरी हो रही हैं या नहीं। इट इज माय ड्यूटी टू आइडेंटिफाई द नीड्स ऑफ माय एम्प्लॉइज कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी बेस पे ये यहाँ पे काम पे लगा रहेगा। क्या इसे बार बार इंक्रीमेंट चाहिए, क्या इसको इंक्रीमेंट देना ऑर्गेनाइजेशन के लिए अफोर्डेबल और बेनिफिशियल है, क्या इसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए, अगर इसे एक्नॉलेजमेंट चाहिए तो इसे एक्नॉलेजमेंट किस वे में देनी है, क्या इसे चैलेंजेस पसंद है जॉब में रहने के लिए, तो हाँ जी इसे चैलेंजेस किस तरह से में। एज अ मैनेजर इन चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और इंश्योर करना है कि एम्प्लॉयज रुके मेरे पास, वरना तो मैं एम्प्लॉयज लाऊंगा, ट्रेन करूंगा, चले जाएंगे, लाऊंगा, ट्रेन करूंगा, चले जाएंगे, मेरा काम प्रोडक्शन जिस मैक्सिमम लेवल पे पहुंच सकती थी उस पर पहुंच ही नहीं रही क्योंकि बार बार ट्रेनिंग 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 यही चल रहा है। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आखिरी क्लाइमेक्स में आखिरी पॉइंट से बताया, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। वो जो हम कह रहे थे ना बेटा ऑर्गेनाइजेशन को डिफाइन करते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन का एक कलेक्टिव गोल होता है, तो वही गोल वेल डिफाइंड हो, इसका मतलब है मतलब गोल डिफाइंड हो और all the units move in the same direction। ये 14 नुकात या 14 पॉइंट्स अगर पूरे होंगे तो हेनरी फेयोल के मुताबिक अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होगी, प्रोडक्शन मैक्सिमाइज होगी। इसके लिए निमोनिक आप लोग ये याद कर लें, इस तरतीब से आप लोगों ने अगर आ जाते हैं पेपर में तो लिखना है। कोई सवाल? ये इसमें सर सवाल करने वाली बात है ही नहीं, ये सवाल है तो भी पूछ लें। सर इससे बस सीधा सीधा सवाल आ सकता है कि पॉइंट स्टेट कर दें। हाँ जी, इस पे सीधा सीधा आ सकता है। ऐसे कह सकता है कि इन द पीरियड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट the focus was on the maximization of production in the organizations. Henry Fayol, a theorist from that period, gave some guidelines, he highlighted some principles of organizations, state those principles, सीधा सीधा। इस चैप्टर में जो सिनेरियो बेस्ड आएंगे ना वो आगे हम पढ़ेंगे, एक थ्योरी एक्स वाई जी उनमें से आ चुके हैं। इस चैप्टर में और सिनेरियो बेस्ड कहाँ से आ सकते हैं, एक तो पीटर ड्रकर हमने पढ़ना है, उस पर आप लोगों को आएंगे क्वेश्चंस, उस पे सिनेरियो बेस्ड और थ्योरेटिकल दोनों आएंगे। इस पोर्शन में से सिर्फ थ्योरेटिकल। आगे चलें। आगे चलें, ये थक गए हैं। चलिए सर। पता चला क्या सिचुएशन है? सिचुएशन सुन रहे थे कि खराब हो रही है। रोड्स ब्लॉक हो रहे हैं। जी सर कल खबर आई तो थी। कल खबर आई थी, सुबह में आया हूं तो रोड्स ब्लॉक नहीं थे, लेकिन अब सुना है कि कंटेनर्स वगैरह रखे जा रहे हैं।
अब इसके बाद बेटा नेक्स्ट theorist Lindelovic, डबल एल आता है इसका नाम है, ये सिंगल डबल। इसने कुछ प्रिंसिपल्स दिए ऑर्गेनाइजेशन के, जो इसके मुताबिक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होनी चाहिए। इसने भी बेटा क्या किया हुआ है, इसने हेनरी फेयोल के आइडियाज को और ज्यादा एक्सप्लेन करके नए नाम देके एक अपनी थ्योरी बना दी है। इसको अगर आपने याद करना है, इसके लिए भी आपके पास जितने पॉइंट्स हैं, एक निमोनिक बनता है, वो क्या है, बैड C3 क्रॉस। आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कहता है कि एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट अच्छी हो, अच्छी से मुराद मतलब प्रोडक्टिव हो, वो कैसी होगी, अगर उसमें बैलेंस होगा। बैलेंस बैलेंस का मतलब यह है कि मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के किसी एक डिपार्टमेंट पे फोकस करके ना बैठ जाऊं, उसकी वजह से किसी दूसरे डिपार्टमेंट को इग्नोर करके ना बैठ जाऊं। मुझे बैलेंस रखना है, जिस तरह मैं आप लोगों को कहता था AFC में कि अपने सब्जेक्ट्स के दरमियान बैलेंस रखो, सिर्फ POS उठा के ना बैठे रहो। तो कहते हैं कि अगर आपने ऑर्गेनाइजेशन अच्छे में चलानी है तो वेरियस यूनिट्स या डिपार्टमेंट्स must be kept in balance। किसी एक चीज को इग्नोर करेंगे तो उधर कम नहीं हो जाएगी, फिर उधर फोकस करने जाएंगे, बाकी चीजें इग्नोर होती जाएंगी। नहीं, हर एक चीज को बैलेंस रख के कंट्रोल करना है। फिर वही बात जो हमें इससे पहले हेनरी फेयोल ने की, इसने भी रिपीट कर दी, अथॉरिटी, लाइन ऑफ अथॉरिटी क्लियर हो, हायरार्की क्लियर हो, लाइन ऑफ अथॉरिटी, मैनेजर के पास कितनी अथॉरिटी, किसके पास कितनी अथॉरिटी है, अथॉरिटी में कौन मुझसे ज्यादा है, कौन कम है, हायरार्की क्लियर हो तो अच्छी ऑर्गेनाइजेशन होगी, अच्छे वे में काम करेगी। इसके बाद डेफिनेशन, डेफिनेशन बेटा इस पॉइंट का भी सारा लेना देना क्लैरिटी से है, जो हम थोड़ी देर पहले डिस्कस कर रहे थे। क्या क्या डिफाइन होना चाहिए, ड्यूटीज डिफाइंड हो, एम्प्लॉयज की ड्यूटीज डिफाइंड है, उन्हें पता है उन्होंने क्या करना है, जॉब डिस्क्रिप्शन गिवन है, क्लैरिटी आएगी, काम अच्छे वे में होगा। फिर वही बात, हायरार्की डिफाइंड हो, पता है किसे रिपोर्ट करना है, किससे ऑर्डर्स लेने, किससे ऑर्डर्स लेने, किसको मैं रिपोर्टिंग लाइन में हूं और कौन मेरी रिपोर्टिंग लाइन में, किससे मेरा वर्टिकल रिलेशन है, किससे मेरा हॉरिजॉन्टल लेवल का रिलेशन है। तो ये कहता है कि आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन, हायरार्की, ये सारी इन रिटन मौजूद हो, फॉर्मल वे में, ऐसा नहीं कि इनफॉर्मल। तो ऑर्गेनाइजेशन सही में काम करेगी। फिर हमने बेटा उसमें पढ़ा एस्पिरिट डी कॉक्स टीम एफर्ट, इसने उसी को नाम दे दिया यहां पे कोऑर्डिनेशन का। जो वहां पे हमने टीम एफर्ट के नाम से पढ़ा था, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन से आ गया, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स हो,
coordinated या synced efforts हो। प्रोडक्शन एनहांस होगी। फिर रिपीट हो रहा है ना सारा, बोर हो रहे हैं? नो सर। कोरिस्पॉन्डेंस, कोरिस्पॉन्डेंस इस वर्ड का क्या मतलब है? सर कम्युनिकेशन को कंफर्म करना। सॉरी रिपीट कीजिएगा। कम्युनिकेशन को कंफर्म करना सर। कम्युनिकेट करना। यस सर। ठीक हो गया। तो मैनेजर्स एंड एम्प्लॉइज या अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज must correspond। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए अपनी अथॉरिटी को यूज करें और मैनेजर्स और एम्प्लॉयज के दरमियान कम्युनिकेशन हो। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए अपनी अथॉरिटी को यूज करें मैनेजर, जो हमने अथॉरिटी के यहाँ पे जिक्र किया था, यहाँ पे भी। और मैनेजर्स और एम्प्लॉयज आपस में अगर कम्युनिकेट करेंगे, कॉरेस्पॉन्ड करेंगे, तब जाके हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिव वे में काम करना शुरू करेगी। कॉन्टिन्यूटी हमने वहां पे पढ़ा, टेन्योर की बात और थोड़ी सी ये बात यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सूटेबल हो। स्ट्रक्चर इज सूटेबल। अगर ये सूटेबल होगा तो ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पे फोकस्ड होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू करेगी। ऐसा ना हो कि मैं ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूं जो कि जदीद दौर में बिल्कुल मेरी ऑर्गेनाइजेशन को बंद ही करा के रखे, मैं लॉस में जाता जाऊं। मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल, जिसमें मैंने मिडिल मैनेजमेंट बहुत ज्यादा रखी हुई है। उस मिडिल मैनेजमेंट की वजह से, मिडिल मैनेजमेंट आप लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने इसी टर्म को यूज किया। उस मिडिल मैनेजमेंट की वजह से मैं एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा बेयर कर रहा हूं। उन एक्सपेंसेस को बेयर करने की वजह से मेरी ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जा रही है। मेरा ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा है कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन के सर्वाइवल पे फोकस्ड नहीं है, आगे जाके मेरी ऑर्गेनाइजेशन को शट डाउन तक करा सकता है। मुझे अगर देखूं कि मैं उस मिडिल मैनेजमेंट की जरूरत नहीं है या वो रिप्लेस हो सकते हैं आईटी सिस्टम्स के थ्रू, तो आईटी सिस्टम्स वहां पे ले आऊं और मिडिल मैनेजमेंट, एक मैनेजमेंट की लेयर, डी लेयरिंग आपने पढ़ा था चैप्टर 2 में, जब आप लोग पढ़ रहे थे इकोनॉमिक फैक्टर्स का क्या असर पड़ता है। डी लेयरिंग कर दूं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऐसा बनाऊं जो सूटेबल हो गई ऑर्गेनाइजेशन की कंटिन्यूटी के लिए। जब भी जरूरत पड़े ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर को रीस्ट्रक्चर करो, नया बनाओ जो उसके साथ सूटेबल हो। फिर उसके बाद जी 7 पॉइंट हमारे पास कौन सा आ गया? आर से क्या? रिस्पॉन्सिबिलिटी।
रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेटा यहां पे रिस्पॉन्सिबिलिटी का टोटल फोकस किस चीज पे है? मैनेजर पे। मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है, मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट। ऐसा ना हो कि मैनेजर कहे जी मैंने इंस्ट्रक्शंस दे दी थी, अब इसने काम नहीं किया तो मैं क्या कर सकता हूं? एम्प्लॉय से काम लेना मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एम्प्लॉय किस तरह काम कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर पे भी आती है। जब बेटा ऐसा होगा कि मैनेजर इज बीइंग हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्ट्स ऑफ सबऑर्डिनेट, तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट मेरी ऑर्गेनाइजेशन पे या मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे क्या पड़ेगा कि मैनेजर एक्टिवली काम में हिस्सा लेना शुरू कर देगा, उसके काम को मॉनिटर करना शुरू कर देगा। बिकॉज नाउ योर परफॉर्मेंस इज माय परफॉर्मेंस। आप देखें कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स का सेटअप है ना, वहां पे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से काफी ज्यादा इंपैक्ट नजर आता है ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पे। गवर्नमेंट स्कूल्स में जो हेडमास्टर बैठा हुआ है, बोर्ड का रिजल्ट कैसा आता है उससे उस हेडमास्टर की रैंकिंग डिसाइड होती है। उसकी रैंकिंग लो हो तो वो ट्रांसफर हो जाता है। अब पढ़ाना हेडमास्टर ने नहीं है, वो उसकी ड्यूटी में शामिल ही नहीं है। पढ़ाना तो टीचर्स ने, उसके सबऑर्डिनेट्स ने। बट what happens that manager is held responsible for the acts of his subordinates। वो क्या करता है? एक्टिवली उनकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, गाइड करना, मॉनिटर करना शुरू कर देता है। जब ऐसा होता है मॉनिटरिंग बढ़ गई, गाइडेंस बढ़ गई और पार्टिसिपेशन मैनेजर की बढ़ गई तो आपकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी इनहांस हो जाएगी। आज इधर ही रुकते हैं, टाइम ओवर हो गया। कल यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें।